किसी भी क्षेत्र का इतिहास अपने आप में एक समृद्धशाली होता है और उस जगह के विरासत को व्यक्त करता है। इतिहास वह है जो ये बताता है कि किस तरह की परंपराएं, किस तरह की पद्धतियां और किस तरह की व्यवस्थाएं उस क्षेत्र में रहती हैं। वर्तमान समय में आपके फ्रेम में दिख रहे हैं डॉक्टर सुराम गुप्ता जी। और इन्होंने इतिहास के बारे में, खासकर महाराजगंज जनपद के इतिहास के बारे में ढेर सारे अध्ययन किए हैं। आज इस वीडियो में हम महाराजगंज जनपद के बौद्ध स्थल नामक इनकी पुस्तक जो हमारे सामने आई, और जब हमने देखा तो उसमें ये दिखा कि महाराजगंज जनपद बौद्ध तीर्थ के लिए काफ़ी समृद्धशाली है। यहाँ भगवान बुद्ध के वो जगह हैं जिसको अगर मानचित्र पे लाया जाता है, उसके बारे में खोजबीन की जाती है और उसको सही दिशा दिया जाता है, तो वह पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस पूरे वीडियो में कई अंकों में हम महाराजगंज जनपद के अलग अलग बौद्ध धर्म स्थलों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें रामग्राम, देवदह और भी जो भी धर्म स्थल जो इन्होंने खोजे और जिनके बारे में इन्होंने अपने किताब में लिखा, उन सब के बारे में भी इनसे परिचय प्राप्त करेंगे। जुड़े रहेंगे आप इस वीडियो के पूरे अंक के साथ, ताकि आप भी जान सकें कि महाराजगंज जनपद का बौद्ध इतिहास क्या है और बुद्ध के उस पुरानी काल में महाराजगंज जनपद का क्या महत्व है। सबसे पहले स्वागत है सर। कैसे शुरुआत हुई आपके इस जर्नी की? सबसे पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए। मैं महाराजगंज में 75 में आया। उस समय ये बहुत ही अविकसित अवस्था में था। एक गांव जैसा था महाराजगंज का ये मुख्यालय, और उस समय स्थिति ठीक नहीं थी। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और एक ऐसा समय आया जब जनपद मुख्यालय बना। लगभग उसी के आसपास हमारी एक संस्था बनी यहाँ पर, उनमें साहित्य कला सेवा संस्थान महाराजगंज के नाम से। ये जो संस्था बनी, इसमें एक रिसर्च विंग भी था, और उस रिसर्च विंग के अंतर्गत हमने यहाँ के इतिहास के बारे में खंगालना शुरू किया। और उस समय हमको ये पता चला कि ये जो जनपद है भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित तमाम स्थलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जब इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करना शुरू किया, तो उस समय सबसे पहले हमको बनरसिया कला जाना पड़ा। ऐसा पता चला कि बनरसिया कला ही प्राचीन देवदा है और ये भगवान गौतम बुद्ध की ननिहालदा है। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर हमें कुछ ऐसे स्तूप और कुछ ऐसे टीले दिखाई दिए, और पुरातत्व विभाग की ओर से कुछ ऐसे हमको नोटिस बोर्ड दिखाई दिए, जिससे हमारा भी विश्वास पक्का हो गया कि वास्तव में ये भगवान गौतम बुद्ध की ननिहाल ही है। और जब हमें ऐसा लगा तो हमने उसके ऊपर कार्य करना शुरू किया। और इस दृष्टि से जब कार्य थोड़ा सा आगे बढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक उगड़ती चली गई। भगवान गौतम बुद्ध की ननिहाल देवदा के बारे में कहा जाता है कि वह कपिल वस्तु से उसकी दूरी 5 योजन है, और जो रामग्राम है वह वहाँ से उसकी दूरी जो है 10 योजन है। दोनों के बीच में ये देवदा नामक स्थल पड़ता है। और जब हमको यह पता चला तो हमने दूरी के बारे में अनुमान लगाना प्रारंभ किया। तमाम बौद्ध स्थलों और जो बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करने के पश्चात हमको ये पता चला कि वास्तव में जब हम कपिल वस्तु से और देवदा की दूरी देखते हैं तो यह 5 योजन के ही लगभग है। और इसी तरह से देवदा से रामग्राम की दूरी भी लगभग 5 योजन ही है। और जब इस वास्तविकता पर हम पहुँचे तो फिर हमें लगा कि वास्तव में ये ही भगवान गौतम बुद्ध की ननिहाल है। और जब दिशा और दूरी का अनुमान एक सही कोण की ओर जाता हमको दिखा, तो उस समय मैं बनरसिया कला पहुंचा। और बनरसिया कला पहुंचने के बाद तथ्यों को उद्घाटित करना हमने प्रारंभ किया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो हमको 2 स्तूप दिखाई दिए। एक स्तूप ऐसा था जो कि ईंटों का बना हुआ था, और इसके ऊपर जो है एक मूर्ति रखी हुई थी। जब हमने उस मूर्ति के ऊपर के कपड़े हटा करके देखे
तो हमें वो चतुर्भुजी मूर्ति दिखाई दी काले बलुए पत्थर की, और वो चतुर्भुजी मूर्ति थी। तो ये देख करके हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, ताकि इसलिए कि लोग वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसको बुढ़िया माई का थान कहते थे। और जब इस तथ्य पर हमने अवगाहन करना शुरू किया तो हमको पता चला कि वास्तव में वह भगवान गौतम बुद्ध की ही मूर्ति थी। इसलिए कि कुषाण काल में जिस समय महायान संप्रदाय शुरू हुआ, उस समय लोगों ने भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति बनानी प्रारंभ कर दी थी। उसके पहले तो प्रतीकों में भगवान गौतम बुद्ध को रखा गया था, लेकिन महायान संप्रदाय जो कि कनिष्क के काल में शुरू हुआ, उसके बाद लोगों ने मूर्ति बनानी शुरू की। और इस तरह से हमें ऐसा लगा कि काले बलुए पत्थर की वो जो चतुर्भुजी मूर्ति है वह भगवान विष्णु की तो है ही नहीं है, इसलिए कि उनके हाथों में जो थे उससे वो भगवान गौतम बुद्ध ही हो सकते थे। और इस तरह से वह जो मूर्ति है जो कि अभी भी वहाँ पे रखी हुई है उस स्तूप के ऊपर, वह भगवान गौतम बुद्ध की ही मूर्ति थी। और हमें ऐसा लगा कि जो बुद्धामय का थान जिसे कहते हैं, वो वास्तव में भगवान गौतम बुद्ध की जो माता थी महामाया, ये उनका जन्म स्थल हो सकता है। बाद में लोगों ने उसके ऊपर स्तूप बनाए होंगे। और इसी तरह से जब मैं उस टीले पर पहुंचा जिसको कि महाराज अंजन का टीला कहते हैं, तो वहाँ पर भी तमाम ऐसी चीज़ें हमको मिली जो कि कुषाण कालीन थीं। और उसके आगे का जो टीला था जो कि एक स्तूप ही है, जब उस स्तूप के बारे में हमने अवगाहन करना शुरू किया तो पता चला कि 1992 में उसकी खांच लगा करके खुदाई की गई है डॉक्टर लालचंद सिंह के नेतृत्व में, जो कि पटना का जो अपना पुरातात्विक विभाग है उससे संबंधित थे। और उनके उत्खनन की जो रिपोर्ट है, जब उस रिपोर्ट को हमने देखा तो पता चला कि उसके अंदर 2 कोठरियां हैं जो कि जली हुई स्थिति में हैं, और उसमें से जो चीज़ें निकली उनका सबका संबंध जो है वो कुषाण काल से ही है। और इस तरह से ये स्पष्ट हो गया कि जो देवदाह का ये क्षेत्र है वह क्षेत्र भगवान गौतम बुद्ध के ननिहाल के ही समकक्ष है। रहा भगवान गौतम बुद्ध का ये जो ननिहाल है देवदाह से और बनारसिया की दूरी तय करने की, यानी कैसे ये बनारसिया हुआ, तो उसके पीछे भी एक कहानी आती है। भगवान गौतम बुद्ध से भी पहले यह जो क्षेत्र था वो कुष्ठ रोग के इलाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। और यहाँ पर उस समय जो शाक्य राजकुमार और राजकुमारियाँ थी उनको निर्वासन दिया गया था। उसमें जो बड़ी राजकुमारी थी उसको कुष्ठ रोग था। जो शाक्य थे वो 9 की संख्या में थे, उनकी 4 बहनें थी और 5 राजकुमार थे, उनको निर्वासन मिला था। और इस तरह से जब वो निर्वासन में इस क्षेत्र में आए तो जो चारों राजकुमार थे उन्होंने ही अपनी सगी बहनों से विवाह किया। और शायद इसी के कारण वो इतने सामर्थ्य थे कि उन्होंने ऐसा करने का साहस जुटाया, शायद इसीलिए उन्हें शाक्य कहा गया। और ठीक इसी समय जो बनारस के राजा थे राजा राम, जिन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, वे भी इस क्षेत्र में अपने कुष्ठ का इलाज कराने के लिए आए। संयोग से जिस आश्रम में राजा राम का और ये जो राजकुमारी है बड़ी राजकुमारी जिसका नाम पिया था उसका इलाज हुआ, वे दोनों एक ही आश्रम थे। और इस तरह से दोनों कुष्ठ रोग से मुक्त हुए और बाद में दोनों ने आपस में विवाह संबंध जो है स्थापित किया। जब काशी के राजकुमारों को पता चला कि हमारे जो पिता हैं वे कुष्ठ से मुक्त हो गए हैं, वे उनको लेने के लिए इस क्षेत्र में आए। लेकिन जो राजा राम थे उन्होंने यहाँ से जाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए यहीं पर ये जो कोल वृक्ष हैं, यानी कि जो कटुजमनी के वृक्ष हैं, उनको काट करके एक राजधानी का निर्माण करें। और बाद में राजकुमारों ने ऐसा ही किया। और इस तरह से जो राजा राम हैं वो कोलीय वंश के संस्थापक हुए और बाद में राजा राम और प्रिया के माध्यम से 16 जुड़वी संतानें उनको प्राप्त हुई, जो कि आगे चल कर के कोलीय वंश को आगे बढ़ाने में सहायक हुए।
तो इस तरह से राजा राम जो कि बनारस के थे और वे यहाँ पर कुष्ठ रोग का इलाज कराने के लिए आए थे और वे कुष्ठ से मुक्त हुए। बाद में पिया के साथ उनका विवाह संबंध हुआ, 16 जोड़ी संतानें हुई और इस तरह से कोलीय वंश की स्थापना हुई। कोलियों की विशेषता ये थी कि केवल कोलिय और शाक्यों के बीच केवल जो रोहिणी नदी थी, जिसको उस समय रोहिणी नदी कहा जाता था, केवल यही उन दोनों के बीच में थी। पूरब की तरफ कोलिय थे, कोलियों का साम्राज्य था और पश्चिम की तरफ शाक्य थे। जब इनके पुत्र कुछ बड़े हुए तो और जब उन्होंने अपने ननिहाल के बारे में पूछा पिया से, तो उसने बताया कि शाक्य तुम्हारे मामा होते हैं। और इस तरह से जो ये कोलीय राजकुमार थे, वो कोलीय राजकुमार शाक्य जनपद में पहुँचे और उनमें से कईयों का विवाह संबंध शाक्य जनपद के बीच में हुआ। और उनमें से जो अधिकांश है, जो शाक्य ये कोलीय जनपद से सटा हुआ क्षेत्र था, रोहिणी नदी के किनारे, वहीं पर वो बसे और वो स्थल महाराज अंजन की जो राजधानी थी एक तरह से, जिसको देवदाह कहते थे, वो देवदाह वाला पूरा का पूरा क्षेत्र था। बाद के दिनों में जब महाराज अंजन नहीं रहे और ये क्षेत्र आगे बढ़ा, तो चूँकि जो कोलीय थे उनके जो संस्थापक थे राजा राम, वो बनारस से आए थे, इसलिए इस क्षेत्र को चूँकि उन्हीं के पुत्र थे यहाँ पर और उन्हीं के विवाह जो है शाक्य राजकुमारियों के साथ हुए थे, तो इसी कारण इस क्षेत्र को बनरसिया के नाम से जाना जाने लगा। बनारस के रहने वाले यानी कि बनरसिया। तो इस तरह से जो देवदाह का क्षेत्र है वो बनरसिया हुआ और वर्तमान में वह बनरसिया कला ही कहलाता है। और ये तमाम क्षेत्र जिनकी चर्चा हमने पहले से की, 2 स्तूप और एक बड़ा सा जो है तालाब जिसको कह सकते हैं या जिसको आप पोखरी कहें, जिसको उस समय मंगल पोखरणी कहा जाता था भगवान गौतम बुद्ध के समय। और एक प्रकरण भी आता है, जब भगवान गौतम बुद्ध को पुत्र का समाचार मिलता है, राहुल के आने का समाचार जब मिलता है, तो उस समय ऐसा कहते हैं कि मंगल पोखरणी के किनारे ही विचरण कर रहे थे और वहीं पर उनको ये समाचार मिला। तो इस तरह से ये जो बनरसिया है वह वास्तव में देवदाह है, जो कि आज लक्ष्मीपुर ब्लॉक में है और महाराजगंज की जो सीमा है उसके अंतर्गत है। जिस समय भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसके 7 दिन के बाद ही उनकी माता महामाया का देहांत हो गया था और उस समय स्थिति ऐसी बनी कि भगवान गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। और स्वाभाविक था कि भगवान गौतम बुद्ध का अधिकांश बचपन का समय वह देवदाह में ही बीता होगा और यहीं पर अधिकांश उनकी स्मृतियाँ, बचपन की स्मृतियाँ जो हैं वो इधर उधर बिखरी पड़ी होंगी। ये जानकारी थी महाराजगंज जनपद के देवदाह के बारे में। वीडियो के अगले अंक में हम बात करेंगे महाराजगंज जनपद के दूसरे क्षेत्रों के बारे में जो भगवान बुद्ध के लिए ज़रूरी हैं। तो जुड़े रहें आप हमारे साथ, मिलते हैं अगले अंक में।